प्यारे बच्चों, आपका वाइज एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, डाउनलोड वाइज नीट एंड जेईई ऐप, गेट एनरोल एंड स्टार्ट योर लर्निंग विद वाइज एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा आपकी लय प्रोसेस से। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन हार्ट। लेक्चर 9, ह्यूमन हार्ट। तो बच्चों, ह्यूमन हार्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और ह्यूमन हार्ट का क्या रोल होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन में कैसा रोल प्ले करता है, इसके बारे में हम स्टडी करें। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक आपके कवर करने हैं, उसका एक आउटलुक ले लेते हैं। तो बच्चों, इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे। पहला, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इसको कवर करेंगे कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्या होती है। उसी के अंदर हम पढ़ेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। ठीक है। एंड देन सिंगल सर्कुलेशन क्या होती है और कौन से एनिमल्स में सिंगल सर्कुलेशन होती है। तो हमने ये टॉपिक कवर करना है बच्चों आज। तो बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो बच्चों, जो हार्ट होता है ये दिख रहा है, ये आपका जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, जो ह्यूमन बींग्स हैं या मैमल्स है, ह्यूमन बींग मैमल है, और जो बर्ड्स होते हैं उनका हार्ट जो है वो 4 चैम्बर है। क्या होता है? 4 चैम्बर। पर एक रेप्टाइल ऐसा भी है जिसका हार्ट 4 चैम्बर है। बाकी जितने भी रेप्टाइल होते हैं उनके हार्ट 3 चैम्बर होते हैं। और एक ऐसा है जिसके 4 चैम्बर हार्ट होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है भाई इसका? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर का। और जितने भी मैमल्स और बर्ड्स हैं उनका हार्ट 4 चैम्बर होता है। ठीक है। तो बच्चों, हार्ट के जो 4 चैम्बर है वो कौन कौन? जैसे यहीं से शुरू कर लो, कहीं से। राइट ओरिकल फर्स्ट, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो कितने हो गए? 4। 2 ओरिकल है, 2 वेंट्रिकल है, तो 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट के। और इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं वो हम देखें। ठीक है। और क्या क्या है इसमें वो हम देखेंगे बच्चों। देखो, हमने वही डायग्राम से, उसी डायग्राम से समझना जो आपकी एनसीईआरटी में, ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझा जाए। तो आप अपनी बुक नोट, जो बुक है उसको खोल सकते हैं, उस डायग्राम को, और उससे हम इसमें समझते हैं कि कौन कौन से चैम्बर हैं और वो वर्किंग कैसे करते हैं। क्लियर है? देखो बच्चों, जो ह्यूमन हार्ट है उसमें यहाँ चैम्बर बना रखा है। इट इज लेफ्ट एट्रियम बोल दो इसको, चाहे लेफ्ट ओरिकल बोल दो, राइट ओरिकल या राइट एट्रियम लिखा है ना वहां पे। यहाँ पे भी क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ये हमारे 4 चैम्बर, 2 ओरिकल, 2 वेंट्रिकल। तो बच्चों, अब इस हार्ट में क्या है, यहाँ पे देखो, ये जो दिख रहा है हमें, ये क्या है? बाइकस्पिड वेल्व। क्या बोलेंगे इसको हम? बाइकस्पिड वेल्व। वेल्व रहते हैं बच्चों हार्ट में। आपने नाम याद नहीं रखने, ये 2 नाम बता रहा हूं, उनका नाम रख लेना याद। ठीक है। बाइकस्पिड वेल्व क्या होते हैं? ये वेल्व जो होते हैं लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में गेट का काम करते हैं। जैसे गेट देखा है ना, दरवाजा जो होता है हमारे घरों में, वो एक साइड खुलता है, एक ही साइड खुलता है ना, वैसे ही ये वेल्व भी एक साइड ही खुलेंगे और दूसरी साइड नहीं खुले। क्लियर है? तो यहाँ पे इन वेल्व का काम क्या होता है? जो हार्ट में वेल्व होते हैं, कहीं भी वेल्व है हमारे, तो वो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं, नहीं होने देते। ठीक है। इसके इंपॉर्टेंस
बी बताएंगे। अगर अवेलेबल ना हो तो क्या होगा, जैसे यहाँ से ये इसकी पल्मोनरी वेन्स होती हैं, जैसे ये जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। कहाँ से लेके आएंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड? ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये लेके आती हैं लंग्स से। कहाँ से लेके आएंगी? लंग सरफेस से। यहाँ जैसे हम यहाँ पे इस तरह से बना दिया मैंने, ये एल्यूलाई है, एल्यूलाई से ऑक्सीजन जो जब डिफ्यूज होती है तो वो पल्मोनरी वेन से ब्लड जो आएगा वो ड्रेन करता है ब्लड को, किसमें? लेफ्ट ऑरिकल में। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स करती हैं कैरी। बाकी जितनी भी वेन्स होती हैं हमारी बॉडी में उनमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कार्बन रिच ब्लड होता है। क्लियर है? पर पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और वो कहाँ से आ रहा है भाई? वो आ रहा है यहाँ पे, जब ऑक्सीजन मिलती है ब्लड में तब वो कहाँ पर हो जाता है? लेफ्ट ऑरिकल में। अब देखो, जब लेफ्ट ऑरिकल रेस्ट पे होता है, ये एक्सपेंड रहेगा ये, तो उस टाइम क्या होता है? तो ये जो पल्मोनरी वेन्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट गेट पोर्ड इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है। अब लेफ्ट एट्रियम ने क्या करना है? इसने ब्लड को कहाँ भेजना है भाई? लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजना है। ब्लड को कहाँ भेजेगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को भेज देगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ये कैसे भेजेगा? जब लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? यहाँ ये जो वेल्व बने होंगे यहाँ पे, ये वेल्व जो है वो क्या करते हैं? ब्लड को पीछे नहीं जाने देंगे, किसमें? पल्मोनरी वेन। ठीक है ना? ये वेल्व गेट की तरह जो हमारे घरों में डोर होते हैं उस तरह से काम करते हैं। उनकी अपनी एक साइड होती है, इसी साइड रहेगी। ठीक है? अगर वेल्व ये खराब हो जाएगा तो जब ये ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड पीछे चला जाएगा और हार्ट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, क्योंकि जितना ब्लड आगे जाना चाहिए थोड़ा पीछे भी जा रहा है, आगे भी जाएगा। समझा रही है बात? तो उतना नहीं। तो ये वेल्व क्या करते हैं? बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है इट एंटर इन बाय दिस बाइकस्पिड वेल्व। बाइकस्पिड वेल्व से वो कहाँ चला जाता है? हमारे पास लेफ्ट ऑरिकल में। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लड रिच इन ऑक्सीजन। और यहाँ से फिर क्या करता है? जब ये ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये बाइकस्पिड वेल्व क्लोज हो जाता है, नहीं तो ब्लड द्वारा ऑरिकल में चला जा सकता है। तो ऐसा ना हो इसलिए वेल्व बने होते हैं। ये बाइकस्पिड वेल्व होता है बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इन चैम्बर के बीच में हो। जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करा, ये बाइकस्पिड वेल्व बंद हो गया और ये ब्लड जो है वो यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ भी वेल्व है, और ये अरोटा से पूरी बॉडी में चला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई। ठीक है? और ये जो हमारे पास ब्लड है वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे सरफेस की एल्यूलाई की, और यहाँ ये कैपिलरी, यहाँ अरोटा से क्या है? यहाँ कैपिलरी नेटवर्क बना दिया मैंने, ये कैपिलरी नेटवर्क है। तो कैपिलरी नेटवर्क में क्या होता है बच्चों? मैंने बताया था ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स वो टिश्यू में और कैपिलरी के बीच में इजी हो जाए, उसको टाइम मिल सकता है। तो यहाँ जैसे ये टिश्यू है, और यहाँ पे टिश्यू रहेगा, ये टिश्यू है। तो टिश्यू में क्या होता है? रेस्पिरेशन मैंने बताया था ना, जब रेस्पिरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो 24 घंटे चलेगा। और रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन की कंजप्शन होती है और रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। पता है ना? ये ऑक्सीजन की कंजप्शन होती है और वहां से CO2 गैस निकलती है, एनर्जी भी निकलती है, H2O भी निकलता है। पर यहाँ पे बात करेंगे हम, रेस्पिरेशन कंटिन्यू हो रहा है तो ऑक्सीजन वहां पे कंज्यूम होती जा रही है, ऑक्सीजन का यूज होता जा रहा है। ऑक्सीजन कंज्यूम होगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो कैपिलरी में जो ऑक्सीजन पहुंच रही है, ऑक्सीजन इसमें यहाँ पे अरोटा के थ्रू, अरोटा मीन्स अरोटा जो है फिर अर्टरीज में डिवाइड हो जाता है, अर्टरीज जो है वो और फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। इस टॉपिक को हमने कर रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में।
और वहां मैंने बताया था कि जो जो कैपिलरीज होती हैं दे आर वन सेल्स थिक, और उनमें पोर भी होते हैं जहां से फ्लूइड जो है निकलता है और एक्सचेंज भी होती है। वो हमने वहां पे डिस्कस कर रखा है, लिम्फोसाइट वगैरह भी निकलते हैं उससे। तो वो चीजें यहाँ पे हम सिंपल बात करें कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, वो डिफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि जो प्रेशर है ऑक्सीजन का सेल में वो कम हो जाएगा, अमाउंट कम हो जाएगा, और वहां से ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो जाएगी कैपिलरी से सेल से। और यहाँ CO2 जो है वो ज्यादा बन रहा होता है, उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा। पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो वो दोबारा कहाँ मिल जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में। अब ब्लड कैपिलर में CO2 मिक्स होने शुरू हो गया। अब वो CO2 जो है डिऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, जो हार्ट है, वो हार्ट की तरफ उसको कलेक्ट कौन करेगा, हार्ट का पार्ट वेना केवा करेगा। एक इंफीरियर वेना केवा है, ये इंफीरियर वेना केवा बच्चों, इंफीरियर वेना केवा, दिस वन इज सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा क्या करती है, जो ब्लड है हार्ट से ऊपर वाला पार्ट जो होता है वहां से ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है, और ये जो इंफीरियर वेना के बाद जो हार्ट से नीचे के पार्ट हैं उससे क्या करती है, ब्लड को कलेक्ट करती है, और इट पोर इन दिस ब्लड इनटू राइट ऑरिकल। यहाँ राइट ऑरिकल में ये डाल देती है, जैसे यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सेम यहाँ भी वेल्व लगे होते हैं बच्चों। ये राइट ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो वेल्व है राइट ऑरिकल और लेफ्ट, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, इसको क्या बोलते हैं हम बच्चों, ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व, ये ट्राइकस्पिड वेल्व है। ये ट्राइकस्पिड वेल्व जब ये राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ट्राइकस्पिड वेल्व खुलता है, और इसके थ्रू जो है, इसके थ्रू जो ब्लड है डिऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल में। और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करा तो ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन, लंग्स की तरफ चला जाता है, जिससे वहां पे CO2 जो है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, और वहां पे ऑक्सीजन मिक्स होती है, और ये दोबारा सर्कल ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से हमारा हार्ट काम करता है। तो हार्ट के हमने पार्ट पढ़ लिए। ये सेप्टा है, सेप्टम जो है वो उनको चैम्बर्स को राइट और लेफ्ट पार्ट को डिवाइड कर। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम लग हेडिंग में अब करते हैं कि ऑक्सीजन जो है बच्चों वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। कुछ एक चीजें हमने वहां डिस्कस कर ली, कुछ कंसेप्ट डिस्कस कर लिए कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगी। तो बच्चों यहाँ पे जब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात आए, जैसे मैंने यहाँ पे बात करी कि हमारे पास क्या है, ये एल्यूलाई है। क्या है ये, एल्यूलाई। बच्चों ये एल्यूलाई जैसे ही हमने गैस को इनहेल करा, मीन्स हमने इनहेलेशन की, तो एयर फ्रेश एयर हमारे लंग्स से होते हुए जो लंग्स हैं उनके एल्यूलाई पार्ट तक जब पहुंचती है तो वहाँ ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। कितना होता है उसको याद करने की जरूरत है। ठीक है, पर प्रेशर वहां पे ज्यादा होगा। जैसे हमने प्रेशर इनहेल करी तो जो वहां पे प्रेशर रहेगा ऑक्सीजन का वो ज्यादा होगा। यहाँ तुमने प्रेशर डिफरेंस की वजह से गैसेस एक्सचेंज को शो करना है। कंसंट्रेशन प्रेशर डिफरेंस, समझा ये बात। ये मैंने पहले भी समझाया था टॉपिक कि प्रेशर डिफरेंस हमने कंसीडर करना है गैसेस एक्सचेंज में कंसंट्रेशन, क्योंकि गैस प्रेशर का उसका अगर अमाउंट ज्यादा तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हमने प्रेशर इनहेल करी तो क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास ये इस तरह से स्कीम बना दी मैंने सिंगल, ये ऐसे बना दिया है।
और यहाँ पे ऐसे बना दिए, ये हार्ट बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास चैम्बर है, ये वाला लेफ्ट वाला चैम्बर है, लेफ्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट एट्रियम। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये हम कैपिलरी नेटवर्क बना देंगे। यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ इस कैपिलरी में, समझा रही है बात, ये सिंपल क्या है, एल्वियोलाई सरफेस है और ये कैपिलरी नेटवर्क मैंने बनाया है। अब यहाँ इस सरफेस में क्या हुआ, जैसे हमने फ्रेश सीरीज नहीं करी तो इस कैपिलरीज में जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या है, कम है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम है, क्लियर है। अब यहाँ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही फ्रेश एयर आई है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो ज्यादा रहेगा एल्वियोलाई सरफेस पे, और कैपिलरी में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो जाती है कैपिलरी से, कैपिलरी में डिफ्यूज होगी, और कैपिलरी में डिफ्यूज होगी तो जो आरबीसीज होते हैं हमारे, क्या, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन पिगमेंट होती है ना, विच इम्पार्ट रेड कलर टू आरबीसी, जो आरबीसी को रेड कलर देती है। अब इसमें जो हेमोग्लोबिन है इसका दूसरा फंक्शन और है, ये क्या करता है, इट कैरी ऑक्सीजन। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है बाय फॉर्मिंग टेम्पररी बॉन्ड विद ऑक्सीजन। और एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, एक हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन कैरी करता है, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन कैरी करता है, पर टेम्परेरली बॉन्ड होते हैं क्योंकि वो टूट जाते हैं। क्या करते हैं, टूट जाते हैं, परमानेंट बॉन्ड नहीं बनेगा इसमें। जैसे कई बार हम आपने न्यूज में सुना होगा, ठंड के दिनों में क्या होता है, कई लोग कोयला जला लेते हैं और कमरा अपना बंद कर लेते हैं। कमरा बंद करेंगे तो क्या होगा, कोयला तो जलता रहेगा, पर जो कोयला है उसकी इनकम्प्लीट कंबशन होती है और वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, CO। क्या निकलती है बच्चों, CO। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इट फॉर्म परमानेंट बॉन्ड विद हेमोग्लोबिन। ये हेमोग्लोबिन के साथ परमानेंट बॉन्ड बना देते हैं और हेमोग्लोबिन का अमाउंट कम होता है, फ्री नहीं रहेंगे वो। हेमोग्लोबिन जितना है वो बाइंड कर रहे हैं और वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाते, क्योंकि नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ HB जो है वो, या नंबर ऑफ HB के जो मॉलिक्यूल हैं दे कंबाइन विद कार्बन मोनोऑक्साइड, और वहां पे 3HB का जो काउंट है, हेमोग्लोबिन का जो काउंट है वो कम होता जाएगा। कम होगा तो जो आदमी है या जो वहाँ पे पर्सन है उस रूम में, वो उनमें उनकी डेथ हो जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई उसकी ब्लॉक है। कैरियर मॉलिक्यूल वो फ्री नहीं है हेमोग्लोबिन, तो HB जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन चली गई वहां पे। अब ऑक्सीजन बाइंड करी किसके साथ, हेमोग्लोबिन जो ब्लड में होती है, आरबीसी में होती है, उसके साथ कंबाइन करी है। और वो कहाँ से, इन पल्मोनरी वेन से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर गया, कहाँ पे, राइट ऑरिकल। तो ये मैंने इसको लिख दिया मैंने, ये इट इज व्हाट, इट इज पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन मैंने समझाने के लिए लिख दिया। पल्मोनरी वेन से कहाँ चला गया, ये लेफ्ट ऑरिकल में। फिर वही जो मैंने बताया कि लेफ्ट ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो कहाँ जाएगा ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में वाया दिस बाइकस्पिड वेल्व। ये बाइकस्पिड वेल्व है, क्या है ये, बाइकस्पिड वेल्व, लिखा था पहले भी, इसके थ्रू। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो अरोटा से, यहां से निकल के अरोटा से वो पूरी बॉडी में चला जाएगा। और पूरी बॉडी में क्या हो रहा है बच्चों, अब पूरी बॉडी में क्या होगा, यहाँ पे ये कैपिलरी नेटवर्क दोबारा बना दिया मैंने समझाने के लिए। ठीक है, अरोटा है, बाद में ये अर्टरीज, और अर्टरीज के बाद ये
कैपिलरी नेटवर्क में डिवाइड हो गया, क्योंकि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हर सेल तक जाएगा, सेल टू सेल जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, आर्टरीज में जो फ्लो होता है ब्लड का वो स्लो होता है, स्लो मूव करता है, लो प्रेशर के साथ मूव करता है, ताकि जो गैस, जो मटेरियल एक्सचेंज हो, इवन गैस एक्सचेंज हो, वो इजीली हो सके। तो यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड है बच्चों, बीच में टिश्यू फ्लूइड, और यहाँ पे ये टिश्यू, ये टिश्यू है। अब टिश्यू में दोबारा वही जो मैं बता रहा हूँ, वहां पे रेस्पिरेशन कंटिन्यूस है, वहां पे CO2 बन रहा होता है, H2O बन रहा होता है रेस्पिरेशन से, और एनर्जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो CO2 की कंसेंट्रेशन तो बढ़ी, और रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन पर CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ती है, और जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो वहां पे कंज्यूम होता है। इसलिए जो पार्शियल प्रेशर होगा कैपिलरी में ऑक्सीजन का वो ज्यादा होगा, और सेल में या टिश्यू में कम होगा, और ये ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज हो जाएगी उस टिश्यू में या सेल में, ठीक है, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस से। और यहाँ पे CO2 जो है वो ज्यादा बन रही थी, उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, और कैपिलरी में CO2 का पार्शियल प्रेशर कम है। तो ये CO2 जो है वो कहाँ चली जाएगी, CO2 चली गई कैपिलरीज में, क्लियर है। अब ये कैपिलरीज में चली गई है द्वारा, तो ये कहाँ से कहाँ पे आएगी, अब कैपिलरी में गई है तो कहाँ चली जाएगी, ये कलेक्ट करेगा इसको वेना केवा, अगर हार्ट से नीचे का है, और हार्ट नीचे का जो पोर्शन है, हार्ट से ऊपर का जो पोर्शन है, उससे ये सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा कलेक्ट करेगी, दिस वन इज इंफीरियर वेना केवा। तो फिर वो इस राइट ओरिकल में, राइट ओरिकल द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसको ट्राइकस्पिड वेल्व, ये वेल्व कैसे हैं बच्चों, ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व से वो कहाँ जाएगा, ट्राइकस्पिड वेल्व से कहाँ चला जाएगा, वो राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में, और पल्मोनरी आर्टरीज में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जितनी भी बाकी आर्टरी हैं एक्सेप्ट दिस पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे क्या रहेगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी की जो लावा है वो, जितनी भी आर्टरी हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स सरफेस की तरफ चला जाएगा दोबारा, यहाँ पे ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है, और यहाँ से ये, यहाँ पे CO2 का अमाउंट ज्यादा है, और ये CO2 जो है वो डिफ्यूज होती है लंग्स में या एल्वियोलाई में, और वहां से ये एक्सहेल्ड आउट हो जाती है। क्लियर है बच्चों। अब हम करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, मैंने इसी में बता दिया कि कैसे ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है, गैसेस की ट्रांसपोर्ट होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड, मैं तुम्हें एक बता देता हूँ एक चीज और, जब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बच्चों, वहां कैपिलरी में जो मिल रही थी ना हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे यहाँ पे CO2 अंदर एंटर करी है, तो उस ब्लड को हम डिऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल देते थे। क्या बोलते थे, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल देते थे। जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करता है, वो यहाँ से फिर उसमें बता दिया है, जो पीछे स्लाइड पे उसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस की। तो बच्चों जो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एंड H2O है वो कैसे होता है वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखें बच्चों डबल सर्कुलेशन। क्या देखें हम, डबल सर्कुलेशन। तो बच्चों डबल सर्कुलेशन बहुत आसान। यहाँ पे हमने जो सीन देखी थी, जो हमारा हार्ट कैसे काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैसे सप्लाई करता है, उसकी बात है। तो डबल सर्कुलेशन में हम वो चीजें पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों। मैंने वहां पे देखो, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे, वहां मैंने बोला कि जो हमारे पास ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम है वो दोनों साथ के साथ काम करते हैं, और वो दोनों के दोनों अपनी, जो लिम्फेटिक सिस्टम अपने सिक्रीशन को
पोर कर देता है किसमें, किसमें करेगा, राइट ऑरिकल में। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला था जो फैट है वो ब्लड के थ्रू वहां पे ऑब्जर्व नहीं होगा, मतलब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में नहीं ऑब्जर्व होता, बाकी न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व हो जाते हैं। ठीक है, पर जो फैट है वो उसको लिम्फेटिक टिश्यू लैक्टिल, मैंने वहां पे एक स्ट्रक्चर बनाया था, तो लैक्टिल के थ्रू वो ऑब्जर्व हो जाती है, और लैक्टिल भी एक लिम्फेटिक सिस्टम था, और वो फिर क्या करता है, अपना जो ब्लड क्या बोलते हैं इसको, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, उसको ब्लड में कैसे पहुंचाएगा, पहले वो राइट ऑरिकल में उसको पोर कर देगा, फिर वो ब्लड की सर्कुलेशन आ जाएगा, फिर हर सेल तक हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ हम बात करें बच्चों डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? जो हमने देखा कि यहाँ पे देखो, ये ऐसे देख रहे हैं इसको ये इससे ऊपर ऊपर, ये जो पोर्शन मैंने करा ना ऐसे, ये ऐसे कर दो, इससे ऊपर देखो तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या ये? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये क्या है बच्चों हमारे पास नीचे का, इसको क्या बोलेंगे अब, इसके नीचे का, ये इसको बोलेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दो तरह का सर्कुलेशन ऑब्जर्व किया गया। अब बच्चों यहाँ पे क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन में बिल्कुल सिंपल है, इसमें क्या हुआ बच्चों, इट इज द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू, ये हार्ट है, ये यहां से शुरू कर दो, मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वी कैन से लंग सरफेस एंड देन बैक टू, फ्रॉम लंग सरफेस टू देन हार्ट, इसको क्या बोलेगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है ब्लड की, या सप्लाई हो रही है ब्लड की, कहां से, जो हमारे पास बॉडी, रेस्ट ऑफ बॉडी अदर देन लंग्स, लंग्स के अलावा जितने भी बॉडी पार्ट में हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन हो रही है उसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोल देते हैं। हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन हो रही है ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो बच्चों डबल सर्कुलेशन पहले समझे होती क्या, अब यहां समझ आ जाएगा। A type of circulatory system, yes, type of circulation system in which blood flows through the heart twice. In this type of circulation, pulmonary circulation is separated from systemic circulation. दो twice वो क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो कर, एक बार यहाँ आया, यहाँ से गया लंग्स की तरफ, लंग्स से फिर वो दोबारा ऑक्सीजनेटेड होकर दोबारा हार्ट में चला गया, हार्ट से दोबारा वो पूरी बॉडी में चला गया है, पूरी बॉडी में फिर दोबारा ऑक्सीजनेशन के लिए वो एक दोबारा क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में चला गया, हार्ट से दोबारा वो लंग्स की तरफ चला गया और दोबारा वो एंटर कर, यहाँ भी दो तरह का सर्कुलेशन होता है, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का भी, एक इसका भी, ये दोनों अलग अलग चैम्बर में होते हैं, मिक्सिंग नहीं होती इससे ब्लड, तो ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती तो उसका फायदा होता है, एनर्जी जो जहां ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो एकदम सडन पूरी हो जाती है, और यहाँ भी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी ऑक्सीजनेशन भी एकदम हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अब समझें इसको बच्चों कि ये जो हमारे पास डबल सर्कुलेशन है उसमें क्या होगा, बिल्कुल समझा दिया है तो मैं मुझे, तो जैसे मैंने बोला इसी को हम क्या मान लें बच्चों, पल्मोनरी सर्कुलेशन मान लेते हैं, जो हार्ट से ऊपर है, इसमें और ज्यादा क्लियर तुम्हें दिख रहा है, ये ऊपर वाला जो मैंने कवर करा है इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये जो है इसके नीचे वाला जो है ये सारा का पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये क्या है बच्चों, सिस्टेमिक
सर्कुलेशन। ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है उसमें क्या होगा, जो मैंने बताया, यहाँ पे जो सर्कुलेशन होगी ब्लड की बिटवीन हार्ट एंड बॉडी, बॉडी पार्ट, ऑल बॉडी पार्ट एक्सेप्ट लंग्स, लंग्स को छोड़ के जितने भी सर्कुलेशन होगी वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगी। तो इसकी स्कीम वही है जो तुम्हें बताई थी, एक बार मैं जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर दूं। पल्मोनरी सर्कुलेशन को देखते हैं हम, या सिस्टेमिक सर्कुलेशन को पहले देख लेते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, देन लंग्स, लंग्स को छोड़ के उसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बच्चों यहाँ से शुरू कर देता हूँ क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हें पता है। यहाँ पे क्या हुआ, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करा और थ्रू ओरोटा, ओरोटा से इसको भेज दिया है यहाँ पे। यहाँ जो मैंने तुम्हें बताया था कि वहां पे गैसेस एक्सचेंज कैसे होगी, यहाँ पे ये कैपिलरीज हैं बच्चों, ये कैपिलरीज है ना, कैपिलरीज में तुम्हें प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो ज्यादा दिखाना है और टिश्यू में कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कंज्यूम होती है रेस्पिरेशन के लिए, और रेस्पिरेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसमें CO2 बनती है, और इस टिश्यू में जो प्रेशर है CO2 का, सेल में जो प्रेशर है CO2 का वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पर से प्रेशर ज्यादा होगा कैपिलरी CO2 का और कैपिलरी में कम होता है और दोबारा इसमें डिफ्यूज हो जाती है, और ये CO2 जो है फिर ब्लड में मिलती है, तो उस ब्लड को क्या बोलते हैं हम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये दोबारा कहाँ से एंटर करेगा, अरोटा से, अरोटा से वेंट्रिकल में, देन वेंट्रिकल से, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो कहाँ जाएगा, ये ऑक्सीजनेशन के लिए यहाँ चला जाएगा। ये एल्वियोलाई है, यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, CO2 यहाँ पे डिफ्यूज हो जाता है एल्वियोलाई सरफेस पे, एल्वियोलाई में चला जाएगा और वहां उसको हम एक्सहेलेशन से बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पे ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट है ही कम है, होगा भी तो बहुत कम, कम है। तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर जो इनहेल करी है हमने ऑक्सीजन फ्रेश, वो यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ के ऊपर जब ये यहाँ आ गया है और ये जब इसके बाद ये जो पल्मोनरी आर्टरीज में जब ब्लड जाएगा और वो कहाँ जा रहा है, लंग्स की तरफ, तो यहाँ से आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन शुरू हो जाती है। क्या होती है बच्चों, पल्मोनरी सर्कुलेशन जब शुरू हो जाएगी तो यहाँ से फिर यहाँ ऑक्सीजनेशन हो जाएगी ब्लड की, उसी सरफेस पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा वो डिफ्यूज हो जाएगा कैपिलरी में। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चुका है और ये दोबारा जो है वो कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। ठीक है, हार्ट के कौन से चैम्बर में जाएगा, ये लेफ्ट चैम्बर है बच्चों, राइट, जो रेड रेड दिख रहा है ना तुम्हें, ये क्या है, लेफ्ट चैम्बर, और ये राइट पार्ट है हार्ट का, राइट पार्ट, ये लेफ्ट पार्ट है, इसमें ऑरिकल वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये दोबारा एंटर करा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आपका लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव कर रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में ही मूव करता है। तो इस तरह की सर्कुलेशन को ही हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और इस डबल सर्कुलेशन की जो हायर एनिमल्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, तो उसकी एक इम्पोर्टेंस देखने हैं। ये समझ आ गया बच्चों, बिल्कुल सिंपल। अब हम देखें कि क्या इंपॉर्टेंस है डबल सर्कुलेशन की। जो डबल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हेल्प टू कीप द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये सेपरेट करता है डबल सर्कुलेशन, मिक्सिंग नहीं होने देता, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से, राइट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव कर रहा है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, वो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में सर्कुलेट करता, प्रेजेंट करता। क्लियर है। अब बोल रहा है
कि दिस रिजल्ट इन मोर एफिशिएंट सर्कुलेशन बिकॉज a great amount of oxygen rich blood can be delivered to the tissue and also it helps to maintain constant body temperature. देखो बच्चों, जो फोर चैम्बर जो हायर मैमल्स होते हैं या हायर एनिमल्स जो होते हैं, बर्ड है, वो फ्लाइट करते हैं ना, उड़ते हैं, तो उनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। हम में भी क्या है, हमें भी एनर्जी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट रहता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब सराउंडिंग के साथ हमारा बॉडी टेम्परेचर वेरी नहीं करता। गर्मियों में भी उतना टेम्परेचर रहेगा हमारी बॉडी का, सर्दियों में भी उतना ही रहेगा 37 डिग्री से। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। तो एनर्जी कहाँ से आएगी? रेस्पिरेशन से। और रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का यूज होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। समझाएगी बात? अगर मिक्सिंग होगी तो उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी हमें। जैसे हमारी बॉडी में हम इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम भी हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं ना, ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्लियर है? तो ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा है हमारी बॉडी को, होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है, कांस्टेंट रखती है बॉडी टेम्परेचर, और भी बहुत सारी नीड्स हैं, फंक्शन है। तो बच्चों, जो डबल सर्कुलेशन सप्लाई द होल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली टू द लंग, जो हमने देखा वो डायरेक्टली लंग की तरफ भेज देता है फॉर फ्यूचर ऑक्सीजनेशन। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, पल्मोनरी आर्टरीज लेके जा रही है और फ्यूचर ऑक्सीजनेशन के लिए लेके जाएगी। आपने ये नहीं देखना, ये जो नंबर लिखा है ना उसको नहीं याद रखना, आपने जस्ट क्या लिखना है, जो प्रेशर डिफरेंस, पार्शियल प्रेशर CO2 का कम ज्यादा शो करके ज्यादा से कम की तरफ ही वो फ्लो करता है, उस तरह से आपने इसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, डबल सर्कुलेशन को कैसे होती है। तो बच्चों, जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? सिंगल सर्कुलेशन। तो बच्चों, सिंगल सर्कुलेशन जो होता है वो फिशेज में देखने को मिलता है। एक्वाटिक एनिमल है फिश, तो फिश का जो हार्ट होता है बच्चों 2 चैम्बर होता है। ये जैसे हमने रेस्पिरेशन देखी थी वहां पे, तो किस तरह से होती है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन करेंगे, अब आपको ये समझा। तो वाटर क्या करता है बच्चों? ये गिल्स है, गिल है ना, पानी तो माउथ से जाएगा, कंटिन्यूसली जाएगा। मैंने क्या बताया था वहां पे कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 1/8 द अमाउंट दैट इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है उसका 1/8 जो पानी में डिजोल्व रहता है। तो यहाँ पे जैसे इसने पानी भेजा, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी बच्चों, इन गिल्स में, इनके गिल्स ये दिख रहे हैं ना रेड रेड, यहाँ पे ये फिश गिल्स में डिफ्यूज हो जाती है। और इसका ब्लड कैसे हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम में क्या कर रहा था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बच्चों कहाँ जा रहा था? हार्ट में एंटर कर रहा था। इसका ऐसा नहीं होगा, इसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा कहाँ जाएगा? इसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? बॉडी में चला जाएगा। आप बॉडी में जाएगा, बॉडी में सप्लाई होगी। आप बता सकते हो बॉडी में सप्लाई, ये सारे सेल्स में जाएगा ना, ये सभी सेल्स में जाएगा। तो सारे जो सेल्स हैं, सेल्स में क्या होती है? रेस्पिरेशन कंटिन्यूस होगी, वहां से CO2 जो है वो इस ब्लड में मिक्स होगी, ऑक्सीजन वहां पे डिफ्यूज हो जाएगी टिश्यू में, सेल में। ठीक है, अब ये जो ब्लड है वो कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब हार्ट में जाएगा। जो इसका 2 चैम्बर हार्ट है ना, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। ठीक है, ये 2 चैम्बर या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा? ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? गिल्स की तरफ आ जाएगा। जो इसके जो गिल्स होते हैं, पेयर ऑफ गिल्स दोनों साइड होंगे, ये ऑस्टिच साइज है फिश, तो इस गिल्स की तरफ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो इसका मतलब क्या है? जो हार्ट होता है, तो इसका जो 2 चैम्बर हार्ट है उसमें कौन सा ब्लड होता है? हमेशा उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। मतलब
वेनस ब्लड ही होगा, ब्लड जो वेन्स में होता है, ठीक है, वेनस ब्लड बोल दो या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल दो, समझा क्या? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ही जो फिश का हार्ट है उसमें जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें नहीं होगा। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड जो दोबारा कहाँ आएगा, गिल्स की तरफ आएगा, और यहां से CO2 का प्रेशर तो बड़ा ही होगा उसमें, क्योंकि CO2 जो होगी वो वेस्ट मटेरियल है, रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का, वो यहाँ आएगा और यहाँ से CO2 बाहर वाटर में कम होगी, और CO2 जो है वो इट गेट है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर गिल्स में CO2 का ज्यादा है, वाटर में कम है, और CO2 जो है वो डिफ्यूज आउट हो जाएगी गिल से वहां पे, और ऑक्सीजन जो है वो उसका प्रेशर यहाँ कम था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, क्योंकि वहां पे तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें CO2 कलेक्ट हुई है और ऑक्सीजन तो कंज्यूम होगी थी रेस्पिरेशन में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी और CO2 बाहर। तो बच्चों आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारे पास वो रहेगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। क्या रहेगा? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।